नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज की ये क्लास 25 से ज्यादा स्लाइड है और सारे पर्यटन स्थल अपन पढ़ने वाले हैं जो आपके आरबीएससी किताब में दे रखे हैं। अच्छा, आरबीएससी की किताब से आजकल आयोग क्या कर रहा है कि ऐसे जैसे सवाल लाइन टू लाइन बना रहा है। कोई 40 किलोमीटर दूर स्थान है तो 40 किलोमीटर दूर लिख के, कोई पश्चिम दिशा में तो पश्चिम दिशा में लिख के, बिल्कुल लाइन टू लाइन। और कैसे बन रहे हैं वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूंगा। तो इस आज जो है अपन पहले ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि क्लास वैसे ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो कोशिश करते हैं कि कम समय में और अच्छे से बढ़िया तरीके से नोट मेकिंग पैटर्न पे पढ़ लें अपन। पर्यटन कल शुरू किया था, कल पर्यटन की बेसिक जानकारी दे दी थी, सर्किट बता दिए थे सारे के सारे। और आज पर्यटन में अपन क्या कर रहे हैं कि पर्यटन स्थल जिले के अनुसार जो दे रखे हैं आरबीसी की किताब में उन्हें पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए पहली स्लाइड में अपन पढ़ रहे हैं अलवर के पर्यटन स्थल। कहाँ के पढ़ रहे हैं? अलवर के पर्यटन स्थल पढ़ रहे हैं। और पहली ही स्लाइड पे पहली जो मतलब बॉक्स दे रखा है उससे ऐसे का ऐसे प्रश्न बनाया था। मतलब क्या किया है एग्जामिनर ने, एक प्रश्न बना दिया, उसमें 3-4 कूट दे दिए, इसमें से क्या सत्य है क्या असत्य है वो बताना था। यूं का यूं दिया। देखो अब क्या है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य से संबंधित है। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? आपके अलवर के अंदर। अब ये जो है मोर के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पे क्रास्का और कांकनवाड़ी का पठार भी है। यदि एक्स्ट्रा जानकारी आप लिखना चाहो तो यहाँ पे क्रास्का और कांकनवाड़ी का पठार है। क्या है? और कांकनवाड़ी का पठार है, पठार भी स्थित है, और कांकनवाड़ी का दुर्ग भी यहीं पे स्थित है। अब देखो ये जो है ना बेटा जी, आप लोगों के क्या ध्यान रखोगे आप, ये 1 नवंबर 1955 को अभ्यारण्य का दर्जा मिला है इसे, और इसके बाद 1978-79 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है, और इसका कुल क्षेत्रफल 1213 वर्ग किलोमीटर है। 3 लाइनों के अंदर ऐसे का ऐसे जो है कूट मिलान वाला प्रश्न दे दिया था कि इनमें से कौन से सत्य है कौन से नहीं है। यही से फुल लाइन उठाई गई, इसीलिए आरबीएससी का बैच अपन पढ़ रहे हैं क्योंकि ये चीजें डायरेक्ट पूछी जा रही है। और क्या ध्यान रखोगे, वन्य जीव के अंदर ये बाघ के अलावा यहाँ पे नीलगाय, लोमड़ी, जंगली सुअर, खरगोश, तेंदुआ, चीतल, सांबर, बंदर जैसे पशु भी पाए जाते हैं, है ना। लेकिन भाई साहब ये ध्यान रखना, ये राष्ट्रीय पक्षी मोर के लिए ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और देखिए पक्षियों के अंदर जंगल बैबलर, बुलबुल, क्वील, कैस्ट्रेड, स्पॉल्ट, ईगल, रेड स्परफाउल, सैंड ग्राउस, वुड पेकर जैसे पक्षी पाए जाते हैं जो आपके इसी आरबीएससी की किताब में दे रखे हैं। यानी कि भाई साहब फॉरेनर पक्षियों में भी फॉरेनर जो अंग्रेज पक्षी है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। हालांकि पक्षियों का स्वर्ग देखा जाए तो भरतपुर के अंदर जो केवला देव गना पक्षी विहार अभ्यारण्य है वह है, लेकिन यहाँ पे भी ये चीजें पाई जाती है तो ये ध्यान रखना है। सरिस्का टाइगर रिजर्व स्क्रीनशॉट लो भाई साहब और देख लो ये पक्षी थान किन ध्यान नहीं वानी के पक्षियां क्या क्या है, तो ए देख लो मैं फोटो साथ लाया हूँ सारी सारी। थान ध्यान नहीं वाई जंगली सुअर के हुए, बंदर के हुए, तो देखो वो जंगली सुअर है वो बंदर है, यहाँ ध्यान पड़ सको थे। सारी की सारी जो है व्यवस्था करी होती है बिल्कुल क्या, हाँ भाई बिल्कुल रोचक तरीके से याद हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखो अलवर के अंदर ही एक बसे भूतिया बसे बानगढ़ किला है। इसकी कहानियां तो आप लोगों ने बहुत सुनी है। ठीक है, इसकी कहानियां तो बहुत सुनी है। इसको जो है भूतिया किला के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है? भूतिया किला। और आने वाले समय भानगढ़ से सवाल बनेगा। क्या सवाल बनेगा? देखो सरिस्का वन्य अभ्यारण्य से 50 किलोमीटर दूर। अब ये भाई साहब आप लोगों को सारी चीजें ऐसे कैसे याद रखनी है, क्योंकि ये जो दूरी वगैरह दे रखी है ना, ऐसे सवाल बन रहे हैं। तो क्या ध्यान रखोगे कि सरिस्का से आपके कहा जाना है 50 किलोमीटर दूर स्थित है, और इसकी स्थापना आमेर के महाराजा भगवान दास के पुत्र माधव सिंह ने किसने करवाई है? यानी कि कछवा वंश के शासक माधव सिंह ने अपनी प्रथम नगरी के रूप में करवाई है। किसने करवाई है? भगवान दास के पुत्र माधव सिंह ने अपनी प्रथम नगरी के रूप में करवाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, आने वाले समय का मुझे प्रश्न नजर आ रहा है इसके अंदर। और क्या ध्यान रखोगे, रहस्य और मान्यता देखिए। कालांतर में वीरान होने के कारण इसके संबंध में कई किंवदंतियां प्रचलित हो गई, जिससे इसे भारत का सर्वाधिक रहस्यमय स्थान होने का गौरव प्राप्त है। इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि इसे भूतिया किला कहा जाता है। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर 7 मंजिला महल के अवशेष है। इसके अंदर सुव्यवस्थित बाजार के अवशेष देखने को मिलते हैं, दुकानों के अवशेष देखने को मिलते हैं, सोमेश्वर महादेव का मंदिर है, गणेश मंदिर है, और एक तालाब भी बना हुआ है अंदर। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर ये सारी चीजें जो है भानगढ़ किले के अंदर मौजूद है। 7 मंजिला महल के अवशेष मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, लो टाबरो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अगला देखिए, मुशी रानी की छतरी। अब मुशी रानी की छतरी अलवर है और इसे कहा जाता है 80 खंभों की छतरी। इसे क्या कहते हैं? 80 खंभों की
छतरी कहा जाता है, 80 खंभों की छतरी कहा जाता है, जो कहाँ है अलवर में, जो कहाँ है अलवर में। एक ऐसे के ऐसे 84 खंभों की छतरी भी आप लोगों के पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? 84 खंभों की छतरी, वो कहाँ है? ऐसा का ऐसा मिलता जुलता प्रश्न देखो, वो कहाँ है? वो बूंदी के अंदर है, पर्यटन स्थल के अंदर ही, वो भी अपन पढ़ेंगे, है ना। तो 80 और 84 दोनों ध्यान रखना है। वैसे 32 खंभों की तो बहुत जगह है, सवाई माधोपुर में, भीलवाड़ा में 32 जगह, 32 खंभों की तो बहुत ज्यादा है। इतिहास देखिए इसका, अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह की रानी मूसी रानी की स्मृति में, मूसी रानी की स्मृति में महाराजा विनय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया है। बख्तावर सिंह की पासवान थी ये, है ना, मूसी रानी, और उसके लिए विनय सिंह ने जो है ये निर्माण करवाया है मूसी रानी की छतरी का। भारतीय और इस्लामिक शैली का अनूठा मिश्रण है, ये शैली भी पूछ रहे हैं आजकल कि ये कौन सी शैली में बनी हुई, तो पूछ सकते हैं भारतीय और इस्लामिक शैली का अनूठा मिश्रण है। सफेद संगमरमर से बनी हुई है। कैसा पत्थर है भैया? व्हाइट भाटो, सफेद भाटो बीडियोडो है, यानी सफेद संगमरमर। और छतरी में 12 विशाल स्तंभ तथा 27 अन्य स्तंभ भी है। क्या बताया कि 12 तो विशाल स्तंभ है, 27 अन्य स्तंभ है, और इसे कहा जाता है वैसे 80 खंभों की छतरी। मूसी रानी की छतरी कहते हैं ना, 80 खंभों की है, लेकिन भाई साहब डिटेल में ध्यान रखना कि 12 तो विशाल स्तंभ, 27 अन्य स्तंभ अलग और भी है। चित्रांकन देखिए, इसके आंतरिक भाग में भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मी जी, सीता माता की छवियां और महाराजा बख्तावर सिंह के जीवन से संबंधित चित्र बने हुए हैं इसके अंदर, मूसी रानी की छतरी के अंदर। भैया ये ध्यान रख लो, सीता राम जी के चित्र हैं, कृष्ण भगवान के चित्र हैं, है ना, और इसके साथ साथ बख्तावर सिंह जी के जीवन की गाथा भी अंदर। अरावली की पहाड़ियों से गिरी ये सिटी पैलेस, और यहाँ पे जो है सागर झील मंदिर आदि इसके पास में स्थित है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मूसी रानी की छतरी है कहाँ? अलवर के अंदर, ठीक है। और ये विशेषता है मूसी रानी की छतरी की, आपको ध्यान रखनी है। सफेद पत्थर से बनी हुई है, सफेद संगमरमर से, ठीक है भाई जी, लो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। ठीक है, भरतरी मंदिर। अब भरतरी मंदिर कहाँ है? ये भी अलवर के अंदर। भरतरी मंदिर कहाँ है? ये भी अलवर के अंदर। यहाँ पे जो है ना आप लोगों को ध्यान रखना, कनफटे नाथ बहुत आते हैं। कौन आते हैं? कनफटे नाथ बहुत अधिक आते हैं, तो इसे कनफटे नाथों की तीर्थ स्थली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखो इतिहास देखिए, राजा भरतरी अलवर के एक वैरागी शासक थे। अलवर के एक वैरागी शासक थे जो उज्जैन से वहां से आए थे, है ना, जिनके जीवन के अंतिम समय यहीं पे बीते थे। महाराजा जय सिंह ने 1924 ईस्वी में इस मंदिर को नया स्वरूप दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, किसने? महाराजा सवाई जय सिंह ने जो है वो इस मंदिर को नया स्वरूप दिया था। मंदिर में एक अखंड ज्योत सदैव प्रज्वलित होती है। मंदिर में एक अखंड ज्योत सदैव प्रज्वलित होती है, सदैव प्रज्वलित रहती है। यहाँ मुख्य मेला भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को बनता है। ये भी प्रश्न जो है आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाले समय में छपेगा। अभी सेकंड ग्रेड में मेलों से संबंधित मिलान वाले प्रश्न छपे हैं, जिसमें कैला देवी का मेला पूछ लिया था, है ना। तो ये ऐसे जो है प्रश्न बनते हैं। तो भरतरी मेले से संबंधित भी पूछेंगे, भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को बनता है, ठीक है। पास में हनुमान जी का मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है, और भगवान श्री राम का मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। और क्या ध्यान रखोगे? कनफटे नाथों की शरण स्थली इसे कहा जाता है, भरतरी मंदिर को, जो अलवर के अंदर है, राजा भरतरी का मंदिर है, ठीक है। ले टाबरो स्क्रीनशॉट लो कि मैं माता कौन कराला, सीधे सीधा आप क्लास में बहुत ढंग हूं और तल्लीनता हूं पढ़ा, ठीक है। और सारे जो है आपको भ्रमण करवा दूंगा मैं। अब सिल्लीसेठ झील, सिल्लीसेठ झील जो है ये अलवर की बहुत शानदार झील है। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो है भारत का पांचवा, क्या राजस्थान का पांचवा जो है, क्या है, रामसर भूमि क्षेत्र के अंदर, रामसर लिस्ट के अंदर जुड़ा है। ये रामसर आर्द्र भूमि यानी कि नम भूमि क्षेत्र के अंदर ये जुड़ा है, क्षेत्र की सूची के अंदर जुड़ा है। पहले केवलादेव और सांबर पहले से थे, फिर मैनार और खीचन जुड़े। और मैनार तो मैंने आपको जाकर पूरा वीडियो बना के बताया है कि ये रहा भैया मैनार, ठीक है, उदयपुर के अंदर। फिर बाद में जो है सिलीसेड को भी आपके दिसंबर 2025 में जोड़ दिया गया। लगभग तारीख थी 12 दिसंबर 2025 को सिलीसेड झील को भी जो है जोड़ दिया है 5वें नमभूमि क्षेत्र के अंदर। और देखिए अरावली के पश्चिम छोर पर पहाड़ों के बीच स्थित यह झील अलवर से सरिस्का जाते समय 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये दूरी सहित भैया प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं ऐसे ही याद करना। 15 किलोमीटर की दूरी पे इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1845 में सिलीसेड बांध के रूप में स्थानीय नदी रूपारेल की एक शाखा को रोककर किया था। ये रूपारेल नदी लसावरी नदी के रूप से के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। लसावरी यही है ना, लसावरी नदी के रूप में भी जानी जाती है।
और इसकी एक शाखा को रोक के इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अब देखिए आकर्षण और गतिविधियां देखिए। इस झील के किनारे सिलिसेड लेक पैलेस स्थित है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जाता है इसे, लेक पैलेस को। और पर्यटकों के लिए बोटिंग और बर्ड वॉचिंग की सुविधा है, पक्षियों को देखने की। देखो पक्षी है इसीलिए तो आद्रनम भूमि के अंदर जो है शामिल किया गया है, तो पक्षियों को देखने की सुविधा है और बोटिंग की सुविधा है। सर्दियों में यहाँ विभिन्न प्रजातियों के पक्षी, बतखे, मगरमच्छ आदि देखे जा सकते हैं। तो सिलिसेड झील जो है आप लोगों के अलवर का ही एक क्षेत्र है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ले टावरो स्क्रीनशॉट। काले अजमेर वाला तो पढ़ लिया आपा है नहीं, अब अजमेर के बाद अलवर माते आया हाँ, और अलवर के बाद बांसवाड़ा पे आए हैं। ठीक है, बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है? सुनहरे द्वीपों का शहर कहा जाता है, 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है ना। वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, दक्षिण में है, कर्क रेखा निकलती है यहाँ से, बहुत सारी विशेषताएं। और इसके प्रमुख पर्यटन केंद्र में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? माही बांध, यानी कि माही बजाज सागर बांध। इसका पूरा नाम क्या है? माही बजाज सागर बांध। ठीक है, सागर बांध। और इसकी विशेषता क्या है? ये राजस्थान का, क्या विशेषता है? ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, लंबा बांध है। कितना लंबा है? इसकी लंबाई कितनी है? 3109 मीटर लंबा है। ये 3109 मीटर लंबा है। ये माही नदी पर बांसवाड़ा से 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये सारे ध्यान रखने पड़ेंगे अब आपको, ये सारे ध्यान रखने पड़ेंगे कि कितनी दूरी पे। तो ये 18 किलोमीटर दूरी पर है और इसमें 16 गेट है। कितने हैं? 16 गेट है। तथा बांध की कुल लंबाई 3.10 किलोमीटर है। मैं वही बता रहा हूं आपको, 3.10 यानी कि 3109 मीटर, एकदम एक्यूरेट बता दिए मैंने आप लोगों को। और क्या ध्यान रखेंगे? वर्षा काल में पूरा भरने पर इसके सभी गेट खोलने का नजारा बेहद शानदार, अनुपम और मनोहारी होता है, जिसका सैलानी पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। और यहाँ वाटर स्पोर्ट्स की संभावना भी है। वाटर स्पोर्ट्स में जैसे कि ये जेट स्की हो गया, ये बनाना राइड है वगैरह। जैसे आप गोवा घूमने जाओ कभी तो बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि ये 2 तो मैंने बता दिए। इसके अलावा भी होते हैं, जेट स्की होता है, पैरासेलिंग होता है, बहुत सारे मैंने कर रखे हैं। 5 वाटर स्पोर्ट्स का एक पैकेज देते हैं, तो मैंने सारे कर सके हैं। स्कूबा डाइविंग भी किया है ना। बनाना राइड, ये बनाना राइड है, जेट स्की है, ये सारे मैंने जो है करे, बड़े आनंद लिए सारे जीवन के, है ना। तो थे भी लागो फटाफट नौकरी मिंग बाद में थे भी आनंद ले, जीवन रो के भरोसा है कल, है ना, चूक नहीं जाओ गटी। ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई, बांसवाड़ा का माही बजाज सागर बांध, और उसके बाद में माही बजाज सागर बांध से आप कहां जाएंगे? फिर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जाएंगे। कहां पे जाएंगे? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, जिन्हें तुरतई माता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ बांसवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर, ये 19 किलोमीटर की दूरी पर तलवाड़ा गांव के समीप उमराई गांव में है। ये यहां से प्रश्न बन चुका है। उमराई गांव में त्रिपुरा सुंदरी का बहुत जबरदस्त और प्राचीन मंदिर बना हुआ है। क्या ध्यान रखोगे? बांसवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पे है, तलवाड़ा गांव के समीप है और उमराई गांव के अंदर है। मंदिर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग है, जिससे यह स्थान कनिष्क के पूर्व काल से प्रतिष्ठित माना जाता है। और आपको क्या लगता है ये कथन कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा। यूं पूछ ले डायरेक्ट भी, राजस्थान का कौन सा मंदिर जो है वो कनिष्क के समय का माना जाता है? अब ये यहाँ पे शिवलिंग है चाहे तो, लेकिन फिर भी जो है आपको ध्यान रखना है कि कुषाण शासक हुए थे, ठीक है, कनिष्क, हविष्क वगैरह ये सब, तो इनके समय का ये माना जाता है। मंदिर के समीप विक्रम संवत 1540 का शिलालेख भी लगा हुआ है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितनी लाइनें नई टाइप लगे, क्या आप लोगों के पढ़ी हुई कम है, तो वो सारे के सारे आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई है वर्तमान के पैटर्न को देखते हुए। ठीक है, आगे बात समझ आ जानी चीजें, ले स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर से संबंधित और जानकारी देखें। यहाँ काले पाषाण की सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली, ये भी प्रश्न बना है या और बनने की संभावना और ज्यादा है। 18 भुजाओं वाली दिव्य आयुध धारण किए हुए, आयुध यानी अस्त्र, ठीक है, तो दिव्य आयुध धारण की विशाल प्रतिमाएं जो शक्तिपीठ के रूप में जानी जाती है। क्या मानी जाती है? शक्तिपीठ के रूप में जानी जाती है। स्थानीय लोग इन्हें तरतई माता या त्रिपुरा महालक्ष्मी कहते हैं, या फिर तुरतई माता कहते हैं। क्या कहते हैं? तुरतई माता कहते हैं, तरतई माता या तुरतई माता कहते हैं। ठीक है, तो ये त्रिपुरा महालक्ष्मी के रूप में जानी जाती है। ठीक है माता जी। अब देखो धार्मिक महत्व क्या है। देश विदेश में प्रसिद्ध इस शक्तिपीठ पर चैत्र और अश्विन नवरात्रि में हजारों संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना हेतु आते हैं। ठीक है, तो ये जो है 18 भुजाओं वाली यहाँ पे प्रतिमा है काले पत्थर की। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको।
तुरतई माता का मंदिर, लीजिए स्क्रीनशॉट। सारी की सारी चीजें बहुत तगड़े तरीके उत्थान में कराई है, ठीक है। मानगढ़ धाम, उपनाम और स्थिति देखिए, यहाँ क्या ध्यान रखना, मानगढ़, ये राजस्थान की जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मानगढ़ हत्याकांड हुआ था ना, मानगढ़ हत्याकांड, है ना, तो राजस्थान के जलियांवाला बाग के रूप में जाना जाता है। और बांसवाड़ा से 85 किलोमीटर की दूरी पर है। कहाँ है? बांसवाड़ा से 85 किलोमीटर की दूरी पर आनंदपुरी के समीप है ये, और राजस्थान गुजरात सीमा पर स्थित है ये, राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित है, 85 किलोमीटर दूर है, ठीक है, बांसवाड़ा से 85 किलोमीटर दूर है। और क्या ध्यान रखोगे, ये स्थान आदिवासी अंचल जो स्वाधीनता आंदोलन चलाए उसके महान संत गोविंद गुरु की कर्मस्थली है, ठीक है, गोविंद गुरु की कर्मस्थली, जिन्होंने भीलों के लिए बहुत शानदार कार्य किए हैं। अब गोविंद गुरु का जैसे कि अंतिम समय कहां गुजरा, ये भी ध्यान रखना है, कंबोई गुजरात के अंदर गुजरा है, जिसमें आप लोगों के प्रश्न बनता है, ठीक है, जो प्रश्न बनता है। अभी और भी बता रहा हूं जानकारी, आगे स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। फिर क्या ध्यान रखेंगे कि मानगढ़ नरसंहार हुआ है और इससे संबंधित बहुत सारे अलग अलग कूट बना बना के प्रश्न पूछे गए। ये कब हुआ है? 17 नवंबर 1913 को। कब हुआ है? 17 नवंबर 1913 को गोविंद गुरु के नेतृत्व में सभा का आयोजन हो रहा था और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग कर रहे 1500 राष्ट्रभक्त आदिवासियों पर अंग्रेजों ने निर्ममता पूर्वक गोलियां चलाकर नृशंस हत्या कर दी, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि ये अंग्रेजों के साथ देने वाली सेना कौन सी थी, तो अंग्रेजों का साथ देने वाली सेना थी MBC, यानी कि मेवाड़ भील कोर। कौन सी सेना थी? मेवाड़ भील कोर के सिपाही थे, ठीक है, मेवाड़ भील कोर, जिसका गठन कब हुआ था? 1841 के अंदर हुआ था। तो इसके जो है सैनिक शामिल थे इसमें कार्रवाई करने में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मेला कब पड़ता है? देखो, मार्गशीर्ष शुक्ला पूर्णिमा पर मेले का आयोजन किया जाता है। कौन से? माघ महीने में भरी जाए, मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर पड़ता है, जिसमें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के हजारों श्रद्धालु आते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को पड़ता है। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय शहीद स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये देखो यहाँ पे बढ़ रखा है, राष्ट्रीय शहीद स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। मानगढ़ धाम से संबंधित प्रश्न बनते हैं भाई साहब। ये पर्यटन वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको जब प्रश्न बनेंगे मैं बताऊंगा कि ये देखो बन गए यहां से, ठीक है, ले स्क्रीनशॉट लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब्दुल्ला पीर की दरगाह। अब जो ये ध्यान रखना है कि बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला रसूल की लोकप्रिय मजार जो है वो अब्दुल्ला पीर के नाम से जानी जाती है, ठीक है। स्थिति कहां है? बांसवाड़ा शहर के दक्षिणी भाग में। भाई साहब ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आजकल ये चीजें एग्जामिनर पकड़ रहा है। एग्जामिनर क्या चाहता है कि ऐसी चीज जो स्कूल की किताबों में या ऑथेंटिक सोर्स में बढ़िया तरीके से लिखी हुई मिले, लेकिन स्टूडेंट का ध्यान कम जाए। और ध्यान को नहीं कि ओ बाबू वो हटे याद कराए या थी, ठीक है, कि कौन सा दक्षिण में, कौन सा पश्चिम में, कौन सा पूर्व में। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, यहाँ से इस तरीके से प्रश्न बनाने का मानस बना चुका है एग्जामिनर। तो बांसवाड़ा के दक्षिण के अंदर है अब्दुल्ला पीर की दरगाह है, ठीक है। यहाँ हर वर्ष आयोजित होने वाले उर्स में बड़ी संख्या के अंदर बोहरा समुदाय के लोग जो शामिल होते हैं, ठीक है। तो बोहरा समुदाय का ये बहुत प्रसिद्ध जो है तीर्थ स्थल है, ध्यान रखना है आप लोगों को, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो आगे बढ़ा। सीताबाड़ी। अब देखो सीताबाड़ी से भी कैसा प्रश्न बना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। सीताबाड़ी है कहां? सीताबाड़ी है भैया बारां के अंदर। कहां पे है? बारां के अंदर है, ठीक है। सहरिया जनजाति की यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या देखने को मिलती है। और क्या ध्यान रखोगे, सीता माता और लक्ष्मण को समर्पित यह मंदिर 12 से 45 किलोमीटर दूर है। इस लाइन से प्रश्न बनाया था। एक लाइन तो ये डाली थी, एक लाइन तो ये डाली थी, दूसरी लाइन क्या डाली वो कुंड से संबंधित अभी मैं बताता हूं। अब मान्यता क्या है कि भगवान राम और सीता के दोनों पुत्र लव और कुश का जन्म यही हुआ, ऐसी मान्यता है। ये भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। सीताबाड़ी कहां है? बारां के अंदर, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है, प्रमुख कुंड और मेला। यहाँ कई कुंड है, जैसे वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और सूर्य कुंड। अब यही प्रश्न बना था, यही प्रश्न बना था कि इनमें से एक कुंड अलग से दिया था और कि किसमें जो है भक्त प्रसाद नहीं चढ़ाते। तो ये 4 कुंड ध्यान रखना है, वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और सूर्य कुंड। अब पचे जो है टावर गए हो गए। अब इतना कुंड याद करें, इतो जीके कुंड पड़े, अरे भाई कुंड पूछ लिया, अरे भाई कुंड पूछ लिया। और बिम वो रील बनन डूगी कि एक सरल प्रश्न आवे जिम तो यू हा 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 करे रावण, और भी बाद में जो है कठिन प्रश्न आवे म्यूजिक चेंज कर बजी देखे। ऐसी रीलें बहुत बनती है, इंतजार करते हैं छोरे कि ऐसा कोई प्रश्न ढंग का कोई भारी दिखे और एक सरल जो है करके और रील बना देते, वायरल हो जाएंगे। तो आजकल ज्यादातर तो यही चल रहा है। लेकिन
जो व्यवस्थित पढ़ने वाले हैं उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है यदि कठिन बना है तो सबके लिए कठिन है, क्यों ध्यान लेनी, है ना भाई चीज है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और सूरज कुंड तो है ना, ये ध्यान रखना। इसके अलावा कोई भी पूछे तो अपने ध्यान नहीं देना। यहाँ पर सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है और ये पिकनिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है, पिकनिक स्थल के रूप में भी ये प्रसिद्ध है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कहाँ पे है सीताबाड़ी, सीताबाड़ी है 12 के अंदर, ठीक है, और 12 से 45 किलोमीटर दूर है। कहाँ पे है, 12 से 45 किलोमीटर दूर है। ले भाई साहब स्क्रीनशॉट ले भाई जी, आगे बढ़ा बच्चे। चले आगे, देखिए शेरगढ़ किला। अब शेरगढ़ के किले दो जगह हैं, एक तो बारा के अंदर है और एक धौलपुर के अंदर है। तो अब जब अपन ने सीताबाड़ी पढ़ा है तो अब सीताबाड़ी के साथ ही अपन बारा वाला शेरगढ़ का किला पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 12 से लगभग 65 किलोमीटर दूर परवन नदी के किनारे है, यानी कि ये भी एक तरीके से कैसा हो गया, ये भी हो गया एक तरीके से जल दुर्ग हो गया, ठीक है, औद्रुक दुर्ग बोलते हैं जिसको। तो ये ध्यान रखना कि लगभग 65 किलोमीटर दूर है 12 से, और इसका मूल नाम कोसवर्धन था, लेकिन शेरशाह सूरी ने इसको जीता और शेरशाह सूरी ने इसका नाम शेरगढ़ कर दिया। इसका मूल नाम क्या था, कोसवर्धन दुर्ग, लेकिन शेरशाह द्वारा इस पर कब्जा करने के बाद इसे शेरगढ़ नाम दे दिया। और यह किला अनेक वर्षों तक विभिन्न राजवंशों के शासन में रहा है और शासकों के लिए सामरिक सैन्य का महत्व यह किला रखता है। शेरगढ़ परवन नदी के किनारे 12 के अंदर है, ठीक है। लीजिए भाई साहब स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन रामगढ़, रामगढ़ भंडदेवरा, रामगढ़ भंडदेवरा, रामगढ़ मात्रा एक ज्यादा लगी बेशक। अब ठीक है ना, ओके लेट्स बिगिन। देखो परिचय, शहर से 40 किलोमीटर दूर ये प्रश्न बन चुका है, रामगढ़ 12 से संबंधित, और यहीं से बना था पूरा प्रश्न, यहीं से बना था। इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है या हाडोती का खजुराहो कहा जाता है। या तो राजस्थान मिनी खजुराहो ध्यान रखना या हाडोती खजुराहो ध्यान रखना, इनको नाम, ठीक है। ये सीधा का सीधा पहली लाइन ही ये दी गई थी। फिर ये जो है 10वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर है, ये ध्यान रखना है। और खजुराहो शैली से मिलती जुलती इनकी वास्तुकला होने के कारण राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं। खजुराहो शैली में क्या होता है, काम कला पर आधारित मूर्तियां होती है। क्या होता है, काम कला पर आधारित, काम कला पर आधारित मूर्तियां होती है, काम कला पे आधारित मूर्तियां होती है इसके अंदर, ठीक है। फिर देखिए यह मंदिर एक छोटे तालाब के किनारे बसा हुआ है और यहाँ की अनूठी परंपरा के अनुसार प्रसाद के तौर पर एक देवता को मिठाई और सूखे फल चढ़ाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रसाद के तौर पे मिठाई और सूखे मेवे चढ़ाए जाते हैं, सूखे फल यानी सूखे मेवे, काजू बादाम किशमिश वगैरह ऐसा चीजें, ठीक है, वो ध्यान रखना। और दूसरे आराध्य देवता की सेवा में मांस और मदिरा प्रस्तुत की जाती है। दूसरे आराध्य देवता में की प्रतिष्ठा में क्या, मांस और मदिरा, और एक देवता की प्रतिष्ठा में क्या किया जाता है, यहाँ पे ये मिठाई और सूखे फल यानी कि सूखे मेवे चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, रामगढ़ भंडदेवरा मिनी खजुराहो कहा जाता है, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा। बाड़मेर के प्रमुख पर्यटन स्थल, ठीक है। अब बाड़मेर रो नाम आवे और किराडू नहीं पढ़ानी तो मजो नहीं आवे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, बाड़मेर के अंदर जो है एक गांव है हाथमा गांव, और हाथमा के समीप पड़ता है आप लोगों के किराडू मंदिर, और किराडू मंदिर जो है राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। भंडदेवरा तो कहलाता है मिनी खजुराहो, और किराडू कहलाता है राजस्थान का खजुराहो कहलाता है, काम कला की मूर्ति जो यहाँ पे देखने मिलती है मूर्तियां, ठीक है। ये भी ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, 5 मंदिर है, जिसमें से सोमेश्वर मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखिए स्थिति, थार रेगिस्तान में चमकते लाल माणक ये मंदिर जो है बाड़मेर शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। कहां पे है, 35 किलोमीटर दूर स्थित है। ये मंदिर सोलंकी वास्तुकला शैली, सोलंकी वास्तुकला मतलब समझते हो, चालुक्य, मतलब क्या है, चालुक्य वास्तुकला शैली में निर्मित है, और इनमें उभरे कंगूरे, स्तंभ और पत्थर की कई बारीक नक्काशी का काम इन्हें विशिष्ट और कलात्मक रूप से समृद्ध बनाता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और वर्तमान में यहाँ की कुछ मूर्तियां यथा स्थान यानी अपने स्थान पर है, तो कुछ इधर उधर रेत के धोरों में बिखरी पड़ी है, यानी कि इतनी व्यवस्थित तरीके से नहीं है। यहाँ कुल 5 मंदिर है, जिसमें से सोमेश्वर महादेव का मंदिर है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। टोटल कितने हैं, 5 मंदिर है, जिसमें से सोमेश्वर महादेव का मंदिर श्रेष्ठ माना जाता है। और गांव का नाम ध्यान रखना, हाथमा गांव। कौन सा गांव है,
हाथमा गांव है भाई साहब, ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। और देखिए अब आप लोगों को ये प्रश्न पूछा गया था, नाकोड़ा जी अभी बना, हाल ही बना, और मैंने पहले कई बार पढ़ाया। अब नाकोड़ा जी पहले पूर्व में बाड़मेर, इसमें स्थान ऐसे लिखोगे कि पूर्व स्थिति जो है ना वो तो बाड़मेर है, वो तो कौन सी है, बाड़मेर है। और वर्तमान स्थिति जो है, वर्तमान स्थिति जो है भाई साहब वो बालोतरा है। वर्तमान स्थिति कौन सी है, बालोतरा है, ठीक है। तो आ चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए इतिहास, ये भव्य जैन मंदिर कई हमलों का सामना कर चुका है। 13वीं शताब्दी में आलम शाह ने इस मंदिर पर हमला कर इसे लूटा था, लेकिन वे भगवान की मुख्य प्रतिमा को नहीं ले जा सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ऐसे कैसे अपने आरबीसी वस्तुनिष्ठ जो संग्रह दे रखा है आपको, उसके अंदर ये सारी जानकारी है। नोट्स बनाने का भी उसमें काम नहीं है, सारे प्रश्नोत्तर के माध्यम से व्याख्या में सारी जानकारी दे रखी है ना। मेरी उम्मीद है कि आप उसे पढ़ रहे होंगे समय समय पे। हमले का आभास होने पर गांव वालों ने क्या किया, मूर्ति को गांव में ही छिपा दिया। जब आलम शाह ने इस मंदिर पे हमला किया तो गांव वालों ने क्या किया कि मूर्ति को छिपा दिया, और शांति होने के बाद 15वीं सदी में प्रतिमा को वापस लाकर मंदिर में पुनः स्थापित किया है। कहां की बात हो रही है, नाकोड़ा जी जैन मंदिर की बात हो रही है, ठीक है। देखिए मूल रूप से यह मंदिर 3री शताब्दी में निर्मित हुआ था, जिसे बाद में कई बार पुनर्निर्मित किया गया। और यहाँ सबसे बड़ा मंदिर किसका है, पार्श्वनाथ जी का है, ठीक है, पार्श्वनाथ जी का है। और क्या ध्यान रखोगे, इन्हें हाथ का हुजूर भी कहा जाता है, इन्हें हाथ का हुजूर भी कहा जाता है। और नाकोड़ा जी जो है ना, ये नाकोड़ा जी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्हें मेवा नगरी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, मेवा नगरी कहा जाता है, मेवा नगरी के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई साहब, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो जी आगे बढ़ा। रानी भटियाणी मंदिर जो आपके पड़ता है जसोल के अंदर, और जसोल है वर्तमान में बालोतरा जिले के अंदर। तो ये कहां है, ये है जसोल, ये कहां है, जसोल के अंदर। और जसोल वर्तमान में कहां है, बालोतरा के अंदर है, ठीक है। मैं कई बार गया हूं और वहां से एक वीडियो भी बना के बताया था आपको। अब रानी भटियाणी जी जो है एक हिंदू देवी है, जिन्हें स्थानीय लोग बुआसा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, बुआसा के नाम से पुकारते हैं। पश्चिमी राजस्थान और सिंध में बहुत ज्यादा इनकी पूजा होती है, पूजनीय है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बाड़मेर लिखा है ना, ये पूर्व तो बाड़मेर था, लेकिन वर्तमान जिला इसका कौन सा हो गया है, वर्तमान हो गया है बालोतरा। वर्तमान कौन सा है, बालोतरा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं बाड़मेर काट के और क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी बालोतरा लिख रहा हूँ, ठीक है, बालोतरा लिखना वर्तमान के अंदर। तो यह मंदिर बालोतरा के जसोल गांव में स्थित है, और मुख्य रूप से डोली यानी कि दमामी जाति की आस्था का केंद्र बना हुआ है, इनकी आस्था का केंद्र है। अब देखिए ये जैसलमेर के जोगीदास गांव की राजकुमारी और भाटी राजपूत थी, क्योंकि भाटियों की बेटी है ना, इसलिए इन्हें भटियाणी शाह के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। राठौर राजा से शादी के बाद ये बाड़मेर आई, लेकिन राठौर राजा की बड़ी रानी ने ईर्ष्यावश इन्हें और इनके पुत्र लाल सिंह को जहर दिलवाकर मरवा दिया था। फिर बाद में इनकी पूजा की जाने लगी। तो ये जो है कहानी आप लोगों के आरबीएससी कक्षा 10 की किताब के अंदर दे रखी है, ऐसे कैसे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो मैं आज कटी भी है ना, आप बातें कौन करिए बिल्कुल भी, क्योंकि मन ध्यान है कि अगर बातें कर दी तो आ क्लास 1 घंटे री हो जाई, और मैं टारगेट लाइन चालियों होंगे 1 घंटे री कौन करा, इन कम कम है नहीं आप 35-40 मिनट में पूरी कर दा, ठीक है, वही टारगेट मेरो है। ले स्क्रीनशॉट, जने तो मजा आया। अब चलते हैं अपन भरतपुर। कहां चलते हैं, भरतपुर। अब भरतपुर चले, और भरतपुर रेलवे स्टेशन पर आप जाकर उतर जाओगे ना, तो रेलवे स्टेशन की चित्रकारी से आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पक्षियों से संबंधित कुछ है। जब मैं मथुरा वृंदावन गया था, तो मैं जैसे रेलवे स्टेशन पे भरतपुर उतरा हूं, तो मैं देखता हूँ कि भाई साहब मेरे को तो पता, मैं समझ गया कि केवला देव घना पक्षी विहार के हिसाब से पूरी जो है चित्रकारी कर रखी है बहुत सारे पक्षियों की। तो यहाँ का मुख्य केंद्र क्या है, केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, घना पक्षी विहार, ठीक है। दर्जा देखिए, ये पक्षियों के लिए स्वर्ग माना जाता है, ये पक्षियों के लिए क्या मानते हैं, स्वर्ग मानते हैं, ठीक है। अब ये राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत भी आता है। इसे 1971 में संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य और 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया, विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया है, ठीक है, यूनेस्को की सूची के अंदर शामिल है। लेकिन ये सन ध्यान रखना, सन के अनुसार पूछा जाएगा। 18वीं सदी के मध्य में भरतपुर के दक्षिण पूर्व में, दिशा ध्यान रखना कौन सी, दक्षिण पूर्व में एक छोटे जलाशय के रूप में घना पक्षी विहार निर्मित किया गया था, और आज इसे विश्व का सबसे शानदार और आकर्षक पक्षी विहार होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ पे पक्षी विशेषज्ञ सलीम अली की कर्मस्थली रही है। पक्षी विशेषज्ञ थे एक, जिनका नाम क्या था, पक्षी विशेषज्ञ सलीम अली, क्या नाम था, सलीम अली। तो सलीम अली की जो है ये कर्म स्थली रही है, ठीक है, कर्म स्थली
रही है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ले स्क्रीनशॉट। यहाँ पे केवलादेव शिव जी का मंदिर भी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ क्या है, यहाँ लगभग 230 प्रजातियों के पक्षी देखे जा सकते हैं। कितने? 230 प्रजातियों के पक्षी देखे जा सकते हैं। प्रतिवर्ष सर्दियों में हजारों विदेशी दुर्लभ पक्षी यहाँ आते हैं, घोंसले बनाते हैं, प्रजनन करते हैं और गर्मी की शुरुआत में लौट जाते हैं। ठीक है, गर्मी की शुरुआत में यानी कि सर्दी की छुट्टियों में आते हैं भाई साहब। क्यों आते हैं? क्योंकि ये जहां से आते हैं, टुंड्रा प्रदेशों से, साइबेरिया से वगैरह, वहां पे सर्दी बहुत खतरनाक पड़ती है। तो जैसे ही बर्फ गिरने लगती है, सर्दी पड़ती है कि चलो इंडिया घूम के आते हैं। कि इंडिया में कहा जाएंगे कि चलो भरतपुर। ठीक है, कि भरतपुर में क्या है, इनके बच्चे पूछते हैं, देखो छोटे छोटे टाबर पूछे कि भरतपुर कटे जाओ मम्मी, कटे जाओ मम्मी, भरतपुर चलते हैं। कि भरतपुर में कहा कि भरतपुर में घना पक्षी विहार चलेंगे। कि मम्मी वहीं रहेंगे? हाँ वहीं रहेंगे, जब गर्मी स्टार्ट होगी तब आएंगे। तो बच्चे तो खुश, बच्चा राजी, बच्चा जल्दी भी छुट्टियां पड़े, जल्दी भी रवाना हुआ नहीं तो बच्चा आ ही जाएगा। जितना टाइम बाहर रह सका भी तो बढ़िया के पास हवा तो बेर होमवर्क करना है, पढ़ाई करनी है। तो ये चीजें यहाँ पे जो पक्षी भी कहते हैं कि चलो भरतपुर। प्रमुख प्रजातियां देखिए, भारतीय सारस क्रैन, साइबेरियन क्रैन, जल मुर्गी, चीनी मुर्गी, खेरन, पेंटेड स्टॉर्क, कॉर्मोरेंट, नोबिल डक, व्हाइट स्पून बिल, सैंड पाइप वगैरह, ये सारी चीजें जो है ये पक्षी पाए जाते हैं। ये अपने को नाम नहीं पता है, लेकिन ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर वगैरह होते हैं ना, इनको ये सारी चीजें पता होती है। आने वाले समय में 2-5 साल बाद में जब आप सब सेटल हो जाओगे और मुझे लगेगा कि मैंने बहुत सारे बच्चों को जो है अभी जैसे हजारों बच्चे तो अभी ऑलरेडी लग चुके हैं नौकरी, और जब तक मुझे लगता है कि मुझे पढ़ाना चाहिए, जब मैं निवृत्त हो जाऊंगा इन चीजों से, तो मैं खुद भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ही बनने की मेरी इच्छा। बाद में बढ़ जाओ, आने घूमा बस थे पढ़ जो है। इतनी व्यवस्था करता था, 3000 क्लास तो अजी होगी है चैनल में बिंग अलावा, और बाद में 5-7 हजार 8 हजार हो जाएगी क्लास बिंग बाद में अपन ले लेंगे संन्यास। ठीक है, हाँ अपन यह ऑनलाइन क्लासेस से वगैरह संन्यास ले लेंगे, फिर जाएंगे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने, थे बढ़ जो बढ़िया नौकरी कर जो, और आप लोग पढ़ाने लायक हो जाओगे जब तक, तो आसपास जितने भी बच्चे तैयारी करेंगे उन्हें पढ़ाते रहना। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। अनिल कुंबले भी अब देखो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गया है। भरतपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल के अंदर अपन पढ़ते हैं लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग, ये किला कई ब्रिटिश हमलों का सामना कर चुका है, विदेशी हमले बहुत हुए। अंततः ब्रिटिश सैन्य अधिकारी लॉर्ड कंबरिमियर 1826 ईस्वी में इस पर कब्जा किया। लॉर्ड लेक ने बहुत सारे जो है इस पर हमले किए। लॉर्ड लेक ने 5 बार हमला किया है। लॉर्ड लेक ने 5 बार हमला किया है इस पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। लोहागढ़, लोहागढ़ भरतपुर के अंदर। अच्छा, लोहागढ़ जो है खेमकरण जाट की कच्ची गढ़ी के नाम से यहाँ पहले जाना जाता था। क्या कहते थे? खेमकरण जाट की कच्ची गढ़ी, कच्ची गढ़ी, ये प्रश्न भी बन चुका है। ठीक है, इसके नाम से जाना जाता था। सुरक्षा और बनावट देखिए, दुश्मनों से बचाव के लिए इसके चारों तरफ गहरी खाई है, यानी कि ये कैसा दुर्ग हो गया? ये हो गया आप लोगों के पारिक दुर्ग। कैसा हो गया? पारिक दुर्ग हो गया। और इसमें पानी भरा जाता था और मजबूत गेट अष्ट धातु लकड़ी से बने हुए थे, और चारों तरफ जो है इसके दीवार भी थी, चारों तरफ दीवार भी थी। तो ये एक तरीके से पारिद दुर्ग भी था, पारिद भी था और पारिक भी था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी कारण ये अजय किला था। इसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है अजय दुर्ग। इसको क्या बोलते हैं? अजय दुर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, जाटों के अधीन रहा है, ये जाट राजवंश के अधीन रहा है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं और देखा बार जानकारी। ठीक है भाई साहब, देखिए प्रमुख स्मारक इसके अंदर महल कौन कौन से बने? इसके अंदर कोठी खास, इसके अंदर महल खास, मोती महल, किशोरी महल जैसे सुंदर स्मारक बने हुए, महल बने हुए। विशिष्ट बुर्ज बने हुए, 8 बुर्जों में से प्रमुख है कुछ। देखें 8 बुर्ज है, लेकिन उनमें से प्रमुख है जवार बुर्ज और फतेह बुर्ज। महाराजा जवाहर सिंह की मुगलों पर विजय जो 1765 में हुई थी, उसके स्मरण में जो है यहाँ पे जवार बुर्ज का निर्माण करवाया। और फतेह बुर्ज अंग्रेजों पर फतेह के उपलक्ष्य में, फतेह बुर्ज अंग्रेजों पे विजय के स्मारक के रूप में 1806 ईस्वी में इसे बनाया गया था। तो एक तो बना हुआ है जवाहर बुर्ज और एक बना हुआ है फतेह बुर्ज इसके अंदर। लोहागढ़ भरतपुर, लीजिए स्क्रीनशॉट लो भाई, टाबरो स्क्रीनशॉट लो। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए बंद बरेठा बांध है यहाँ क्या है? बंद बरेठा बांध भी है। ये भरतपुर के शासकों का पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य रहा है। अच्छा, पहले शासक क्या करते थे? उनको शिकार विकार खेलने पड़ते थे ना, तब भी जो है तालाब बांध वगैरह से बना देते, क्योंकि जो जानवर वगैरह आते तो फिर वहीं पे जो है उनके शिकार गृह बना देते, शिकार वगैरह करते थे, तो इसलिए भी बनाए गए हैं। तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य जहाँ पहले केवल शाही परिवार,
जहाँ केवल शाही परिवार शिकार खेलने आते थे। वर्तमान में ये वन विभाग के अधीन है। मैंने बताया ना, ये क्या आते थे, शिकार खेलने के लिए यहाँ पे आते थे। ठीक है, बांध का निर्माण देखिए कि इस बांध का निर्माण महाराजा जसवंत सिंह ने 1866 ईस्वी के प्रारंभ में करवाया और महाराजा राम सिंह ने 1897 ईस्वी में इसे पूरा करवाया है। जसवंत सिंह जी ने शुरू किया है और राम सिंह जी ने पूरा करवाया। और भैया मेरे को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लगती है, क्योंकि बंद बरेठा बांध पे इतनी डिटेल अपन जो है ध्यान नहीं देते हैं। अपन सिर्फ ये ध्यान देते हैं बंद बरेठा बांध का है, भरतपुर के अंदर है, बस इतना ही ध्यान देते हैं। लेकिन ये डिटेल इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने पढ़ा दी है भाई। ठीक है, याद कर लेना, ये चीजें पूछी जाएगी। ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। देखो शाही महल, यहाँ पे बांध के निकट शाही महल का निर्माण करवाया, जो महाराजा किशन सिंह ने करवाया। किसने करवाया? महाराजा किशन सिंह ने। और वर्तमान में भरतपुर शाही परिवार की निजी संपत्ति है ये। ठीक है, किसी सरकार के अधीन नहीं आता, शाही परिवार की निजी संपत्ति है, शाही महल के नाम से जाना जाता है। और देखिए यहाँ चौपाई जानवरों के अलावा, चौपाई यानी जो 4 पैरों पे चलते हैं, उनके अलावा 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी भी यहाँ पे विचरण करते हुए मिल जाएंगे। तो देखो बंद बरेठा में भाई साहब इतनी जानकारी ध्यान पढ़ना कौन, इसलिए ये चीजें ध्यान रख लेना, शाही महल वगैरह सारी जो है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गंगा मंदिर, गंगा मंदिर के अलावा लक्ष्मण मंदिर भी ध्यान रखें, भरतपुर के अंदर ही है। गंगा मंदिर भी है और क्या है यहाँ पे, लक्ष्मण मंदिर भी है। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर भी है भरतपुर के अंदर, और उषा मंदिर भी है, उषा मंदिर भी है। ठीक है, और इसके अलावा उषा मस्जिद भी है। ठीक है, उषा, वो मंदिर को बाद में मस्जिद में बदलवा दिया था, तो क्या ध्यान रखोगे, उषा मंदिर है एक, तो अरे पाछा लिख दो, लक्ष्मण मंदिर है। ठीक है, और उषा मंदिर है, और उषा मस्जिद भी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब गंगा मंदिर के अंदर देखिए, भरतपुर का ये लोकप्रिय मंदिर राजपूत, मुगल और द्रविड़ स्थापत्य शैली का एक सुंदर मिश्रण है। द्रविड़ यानी कि दक्षिण भारत की जो मंदिर की निर्माण शैली होती है ना, वो द्रविड़ शैली है। तो इन तीनों का यह मिश्रण पाया जाता है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 ईस्वी में शुरू किया गया था, जिसका निर्माण कार्य 90 वर्षों तक चला था। कितने साल चला है? 90 साल तक जो है मंदिर का निर्माण कार्य चला है। कितने? 90 साल तक चला है। उनके उत्तराधिकारी राजा ब्रजेंद्र सिंह ने इस मंदिर में देवी गंगा की जो है मूर्ति की स्थापना की। यानी कि गंगा मैया क्या है? नदी है, लेकिन इनकी मूर्ति रूप में स्थापना की है किसने? ब्रजेंद्र सिंह ने की है। लेकिन निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया है? बलवंत सिंह ने करवाया है। ठीक है, तो यहां से क्या ध्यान रखोगे? B2B ध्यान रखना है, बलवंत सिंह से ब्रजेंद्र सिंह। 90 साल जो है काम चला है भाई। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। ओके, और देखिए मान्यता के अनुसार इस मंदिर के निर्माण के लिए सभी कर्मचारियों तथा समृद्ध लोगों ने 1 माह का वेतन दान दिया था। कितनी बड़ी बात है ना? 1 माह का वेतन जो है दान दिया था। और ऐसा प्रश्न डायरेक्ट भी पूछ लेना कि राजस्थान का कौन सा मंदिर है जिसके निर्माण कार्य के लिए वहां के कर्मचारियों और समृद्ध लोगों ने 1 माह का वेतन दान दिया। बहुत कम लोग इस पे ध्यान दे पाते हैं। ठीक है, गंगा मंदिर के बारे में ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ मुख्य आकर्षण जो मूर्तियां हैं वो भगवान कृष्ण की है, लक्ष्मी नारायण की है, शिव पार्वती की मूर्तियां है। और यहाँ गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। गंगा सप्तमी, गंगा सातम और गंगा दशहरा के अवसर पे बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ में जो मैं टारगेट लेके चला था कि मुझे जो है 35 से 40 मिनट के अंदर ये 25 स्लाइड बच्चों को पढ़ानी है और बढ़िया तरीके से पढ़ानी है। जितनी एक्स्ट्रा जानकारी साथ में देनी है वो देते हुए पढ़ानी है, याद करा देनी है। तो मैंने काफी सारे जो है आपके लिए आसानी कर दी है। ऐसी की ऐसी क्लास कल आएगी, वही 35-40 मिनट और वही 25-30 स्लाइड है। ठीक है, क्योंकि पर्यटन में भैया स्लाइड बहुत ज्यादा बन रही है, मैटर भी है, लेकिन अपन उसको टाइम के अनुसार जो पढ़ रहे हैं भाई। कोई मास्टर और हो तो मैं हकीकत बताऊं कि इस चीज के अंदर 2 से 2.5 घंटे निकाले जा सकते हैं। जो मैंने आपको 40 मिनट में करवाए, 2 से 2.5 घंटे कहीं के नहीं गए। थान ध्यान है, मैं सरकारी आदमी, टाइम इतो ही मिले, और मन ध्यान है भी, मतलब सब्जेक्ट बहुत सारा पढ़ना है, टाइम इतो ही मिले। तो अपन दोनों ही जो है एक दूसरे का ध्यान रखते हैं कि कम समय में जब पढ़ा जा सकता है तो क्यों समय व्यर्थ करना। यही चीज मैं पूरा लिख के पढ़ा था, मैं याद कर लेता और पूरा एक एक लिख के पढ़ा था। 6 घंटे की क्लास है, 6 घंटे की क्लास को 40 मिनट में जब हो सकती है तो 6 घंटे क्यों लगाने? समय की तो कीमत है, समय का ही तो, समय की वैल्यू। और भाई साहब वस्तुनिष्ठ किताब जो आपको ये वाली दे रखी है ना हमने, ये किताब आप लोगों को ध्यान रखना है,
कि इसके अंदर ये सारी जानकारी दे दी है और आरबीएससी का एक भी शब्द, एक भी लाइन ऐसी नहीं मिलेगी जो इससे बाहर चली जाए। जब जब जो जो पेपर बनेगा और आरबीएससी की किताब में से प्रश्न बन रहा है तो वो इसमें मिलेगा, आरबीएससी से बाहर भी बनने वाले प्रश्न इससे मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो किताब आरबीएससी के अंदर प्रश्न मिल रहा है आपको और इसमें नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो 5 किताबों का संग्रह एक में ही आ गया है प्रश्नोत्तर शैली में, तो क्यों समय व्यर्थ करना, आज से ही पढ़नी शुरू कर दो। यदि नहीं लिया, मार्केट में सभी जगह आप लोगों के उपलब्ध है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।